जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। ये हमारा जीएस का 5th वीडियो है और ये आखिरी वीडियो है जीएस का। इसके बाद जो है जीएस की पॉलिटी सेक्शन के अंदर में हम लोग 1 मंथ के बाद करेंगे। अब पॉलिटी के बाद इस लेक्चर के बाद हम लोग हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से किसी एक सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके अगले जो है हम लोग 5 वीडियो वहाँ पर करेंगे। 5 जो क्लासेस है उसमें हम रेगुलर वे में करेंगे। तो इस तरह से आपका थोड़ी बहुत जो है ज्योग्राफी सेक्शन या हिस्ट्री सेक्शन जिसको भी स्टार्ट करेंगे वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देते हैं। देखिए, बिहार बीएड या यूपी बीएड, जो भी बीएड के आप एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएड एंट्रांस 2022 के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च किया गया है। काफ़ी सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, उनको देखते हुए लॉन्च किया गया है। इसमें पहला जो ग्रुप है 256 मेंबर, इसके लिए 200 रुपीज़ चार्ज रखा गया है और 256 के बाद जो मेंबर ऐड होगा उनके लिए 300 रुपीज़ चार्ज रह जाएगा। तो अप्रॉक्स जो है यहाँ पर 150 के आसपास लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अप्रॉक्स 100 लोग अभी भी बचे हुए हैं, तो 1 से 2 दिनों के अंदर वो फिल हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े, इसलिए 200 रुपीज़ आप जो है फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी चीज़ से, पेटीएम से आप जो है, या आपके पास नहीं है तो किसी और के फ़ोनपे से, गूगल पे से आप इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे 200 रुपीज़ का करवा दें और उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। और जिस व्हाट्सअप नंबर से आपको ज्वाइन होना है वो व्हाट्सअप नंबर प्लस आपका नाम क्या है, ये दोनों चीज़ आप सेंड कर दें। पेमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद 12 आवर्स के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप के क्या फ़ायदे होंगे? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि डेली आपको कुछ ना कुछ जो है स्पेशल डे टू डे गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा टारगेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। इंस्टेंट पीडीएफ, जैसे ही क्लास ख़त्म होगी हमारी डेली जो शाम की क्लास है, 2 क्लासेस 3 क्लासेस जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी इंस्टेंट पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर वही पीडीएफ जो है 24 आवर्स के बाद अवेलेबल होगा। तो आपको इंस्टेंट अगर पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका होगा, वीवीआई स्टडी मटेरियल्स, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से सवाल जो हैं आते हैं 1 नंबर के, वो सारे पीडीएफ्स। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी हम आपके साथ जो है इस ग्रुप में आने वाले टाइम में इसको जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इसके अलावा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, ये 200 रुपीज़ के फीस में ही आपको अगले 4-5 महीने तक आपके एडमिशन तक हर एक सपोर्ट, हर एक जो आपका क्वेरीज है उसको सॉल्व किया जाएगा और आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए टेलीग्राम ऐप से आप कैसे जुड़ेंगे। तो टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम पर लिखना है। जैसे आप ड्रीम सेवक आईएएस लिखोगे तो आपको ये बीएड 2022 वाली ग्रुप मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लें, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर ड्रीम सेवक आईएएस जो हमारा ये ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन यानी अगले 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या क्या प्रक्रिया है उसको देख लीजिए। पहला तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। पहला क्या चीज़ है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो किसी हाई कोर्ट के अंदर में जो है जो जज होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर में 5 इयर्स तक जज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है, अगर वो हाई कोर्ट के अंदर में 5 इयर्स तक जज नहीं है तो हाई कोर्ट के अंदर में एटलीस्ट 10 इयर्स तक वो एडवोकेट रहा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 इयर्स जो एडवोकेट है ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है ना कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पर बी आंसर जो है वो हमारा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होते हैं, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश लिखा हुआ है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल और डी राज्य का मुख्यमंत्री। देखिए राज्य का मुख्यमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है ना। इसके अलावा देखिए राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है, इससे कंसल्ट किया जाता है। सर्वोच्च राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के, और साथ ही साथ
जो उस राज्य के राज्यपाल हैं उससे मिल करके, है ना, ये तीनों आपस में सलाह मशवरा करके यहाँ पर क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश या अदर जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी सिंगल के बारे में पूछे तो हमारा आंसर सदैव क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन परामर्श या फिर किसी से डिस्कशन किससे करता है, तो डिस्कशन इन दोनों से करता है ना, मुख्य न्यायाधीश से करता है और साथ ही साथ राज्यपाल से भी करता है ना, जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनका शपथ ग्रहण, इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी जो होती है वो कौन करवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा नहीं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी होगा नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंदर में। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी बड़े पद हैं ना, खास करके जो कोर्ट वगैरह का सिस्टम है, ये सब के लिए जो है राष्ट्रपति पद यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हैं। तो बड़े पदों के लिए राष्ट्रपति हमेशा होता है। तो याद रखिएगा, जब भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में होगा तो राष्ट्रपति ही आपको लेकर के चलना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? देखिए अगर कोई हाई कोर्ट है, मान लेते हैं ये हमारा बिहार है, बिहार के अंदर में यहाँ पर हमारा है पटना हाई कोर्ट, ठीक है, पटना ये वाला है, हम समझते हैं पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है, इसको कम करना या ज़्यादा करना और पावर देना, है ना, इससे पावर ले लेना, ये सब किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में भी नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, उसको रिमूवल भी नहीं कर सकता है। रिमूवल के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन देगा, असेंट करेगा, तब जा करके कोई जो है रिमूव होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आए हम लोग, हाई कोर्ट के पावर को कम या ज़्यादा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, राज्यपाल के पास तो हो ही नहीं सकता है, और विधानमंडल के पास, राज्य का जो विधानमंडल है अगर उसके पास हो तो वो तो फिर हाई कोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये जो अधिकार है वो केवल और केवल देश की संसद को है ना। संसद कहने का मतलब है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को है ना। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देख लीजिए ड्रीम सेवक आईएएस, जिस चैनल पर आप अभी वीडियो देख रहे हो, है ना, ये लेक्चर सुन रहे हो, आपको स्वाभाविक बात है बहुत अच्छी लग रही होगी, इसलिए अगले 5-6 मिनट तक आप यहाँ पर बने हुए हो। तो जितने भी बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी बीएड हो, बिहार बीएड हो, है ना, इसके अलावा सीटेट की तैयारी होती है, या फिर आप बीएड एंट्रांस क्लियर करने के बाद जब बीएड में एडमिशन लोगे तो उस समय जो गाइडेंस होंगी, है ना, पढ़ाई को लेकर के कौन से बुक्स अच्छे हैं, क्या क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए जिससे सीटेट हमारा क्वालिफाई होगा। तो अगले आने वाले, जब तक आप सीटेट क्वालिफाई करके टीचर नहीं बन जाते हो तब तक ये चैनल जो है आपके हर एक कदम पर आपको साथ देगा। ऑल ओवर टीचिंग के लिए ये मास्टर चैनल है। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, इसको दबा करके घंटी पर ऑल का ऑप्शन को चुन लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जाती रहे, कुछ भी मिस ना हो। ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, जितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो हमारा स्टेट लेवल का कोई एग्जामिनेशन हो, है ना, इन सब की तैयारी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स की अपडेट्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब कुछ इसी चैनल पर करवाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए उच्च न्यायालय के, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस किया जा सकता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखता तब तो आप संसद ही देते, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट लिख करके ये जानने की कोशिश किया जा रहा है क्या आपको पता है नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है कहाँ पर? तो देखिए संसद में, विधानसभा में, या फिर लोकसभा में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। देखिए आचरण पर जो है, कैरेक्टर के ऊपर जो है, कहीं पर भी बहस नहीं किया जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो। बहस तभी किया जा सकता है जब उसके रिमूवल की बात चलती हो, जब रिमूवल प्रोसेस चलती है जजेस की, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जब उसको हटाने की बात आती है, जब उसके खिलाफ रिमूवल प्रोसेस लाया जाता है। महाभियोग नहीं बोलेंगे, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। जब रिमूवल प्रोसेस लाया जाता है राष्ट्रपति के, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी समय उसके जो कार्यशैली है या आचरण है उस पर बात की जाती है, अन्यथा इस पर कभी भी बात
नहीं की जाती है, ना ही उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, ना ही कोई बहस हो सकती है उसके ऊपर, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं भी नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक उच्च न्यायालय बंगलुरु, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। बताइए इनमें से कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो भोपाल लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, सही से सुमेलित नहीं है, है ना। बाकी ये ए, सी और डी ये सब सही है हमारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव सृजित उच्च न्यायालय है, जो नए उच्च न्यायालय बनाए गए हैं, है ना, वो नए तीनों के तीनों उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों जो उच्च न्यायालय हैं ये नए बनाए गए हैं, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग 68 में। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उनके अनुच्छेद दिए हुए हैं। आपको मिला करके बताना है कि इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग है और कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है। बस करेक्ट मैचिंग को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देख लीजिए यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो देखिए ये जो है इंगित है हमारा अनुच्छेद 148 के अंदर में। ठीक है, वहीं पर वित्त आयोग की अगर बात करें तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में इंगित है ना। और प्रशासनिक प्राधिकरण की बात करें तो प्रशासनिक प्राधिकरण जो है अनुच्छेद 323A में दिया हुआ है। और संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है किसमें? अनुच्छेद 315 में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन द्वारा दिया गया? देखिए दो बड़े संविधान संशोधन हुए, एक 73वां संविधान संशोधन, दूसरा 74वां संविधान संशोधन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ये दो बड़े अमेंडमेंट हुए थे। देखिए 73rd जो हुआ था ये पंचायती राज से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? पंचायती राज, या फिर आप इसको कह सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो था 74वां संविधान संशोधन ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है ना। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं, जो शहर हैं, है ना, उसके अंदर में किस तरह से हमारा पंचायत चलेगी, किस तरह से वहाँ पर निर्वाचन होगा, कैसी वहाँ पर सरकार चलेगी शहरी क्षेत्र में, वो जो है 74वां संविधान संशोधन में लिखा हुआ है। और गांव के इलाकों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, वहाँ पर जो है कैसे होगा वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। तो 74th में जो है ये हमारा शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, ये अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई है। और यहाँ पर आ जाते हैं 73rd अमेंडमेंट में, इसमें रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई है। तो ये याद रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो देख लीजिए नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो हमारा दिया गया था किसके द्वारा? वो दिया गया था 74वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अभी मैंने बताया आपको 74th अमेंडमेंट के द्वारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा, है ना, चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो लोग नहीं जानते हैं, पहले जो है मतदान देने का जो उम्र था वो 21 साल रखा गया था, 21st। अब जो है कितने हो गया है? मिनिमम 18 वर्ष। तो ये 3 वर्ष जो घटाया गया, ये संविधान में संशोधन ला करके किया गया। ये कैसे हुआ? कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया था। किसके लिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोटिंग राइट के लिए।
ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ये सारे जो अमेंडमेंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि 51वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में कितनी संख्या रहनी चाहिए, है ना, ये चीज़ यहाँ पर तय किया गया है। और 15% ऑफ द टोटल हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स आप नहीं बना सकते हैं, ऐसा रूल में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया? जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसमें कौन कौन से लैंग्वेज जोड़े गए थे, वो लैंग्वेजेस के नाम बताना है। तो देखिए इसमें 4 लैंग्वेज मेनली जोड़े गए थे, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? कौन सा संविधान में संशोधन किया गया जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई? तो याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी में ये बात की गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंथ निरपेक्षता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकुलर भी कहते हैं, है ना, सेकुलरिज्म, है ना। समाजवाद इंग्लिश में कहते हैं क्या, सोशलिज्म। अखंडता इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। ये शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 शब्द, याद रखिएगा, है ना, ISS, ठीक है, इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ये ISS या फिर आप ISI भी याद रख सकते हैं। सॉरी यहाँ डबल आई हो रहा है, तो ISS याद रखिएगा इसको, है ना। ये इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये 3 शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उस समय इसको जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी को, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात गई, कोऑपरेटिव जो समितियां थी इसके बारे में बात की गई थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 57वां संविधान संशोधन, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये कहा गया था। इस क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? देखिए देश में 1975 में इमरजेंसी लगी थी। 1975 से 1977 के बीच ये 2 साल तक इमरजेंसी रही थी, 2 ईयर्स तक, है ना, 2 सालों तक क्या रही थी, इमरजेंसी रही थी देश के अंदर में। तो 1975 में लॉकडाउन लगा, अगले ही साल 1976 में संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में, और ये बदलाव हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चूंकि ये बहुत बड़ा बदलाव था, काफ़ी कुछ बदला गया था संविधान का इसके अंदर में, तो इसीलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी, लघु संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, है ना, ये चीज़ पूछा गया आपसे। ऑप्शंस आपके नीचे है, तो देखिए आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1906 संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिया गया था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36 के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का ये हमारा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तरफ अनुसूचियाँ हैं, दूसरी तरफ संबंधित विषय है। आपको बताना है कौन सा विषय किस सूची में है, यही चीज़ आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है हमारी 4थी सूची के अंदर में है ना। तो वहीं पर कौन सी सूची में है, 4थी सूची के अंदर में है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जनजातीय क्षेत्र की, तो जनजातीय क्षेत्र जो है ये हमारा किस सूची में है, ये हमारी 6ठी सूची के अंदर में है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भाषा की, तो भाषा जो है ये हमारा कौन सी सूची में है, ये 8वीं अनुसूची के अंदर में है। बच गया कौन सा हमारा, बच गया हमारा भूमि सुधार, और भूमि सुधार हमारा किस
इसमें है, तो वो है हमारा 9वीं अनुसूची में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी नंबर में, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया। जो लोग ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार मैं बता देता हूं कि ग्रुप के लिए जो है ये नंबर है आपका, एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये देखिए, ये आपका नंबर है, इस नंबर पर आपको फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से 200 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको करना है पेमेंट। उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है इसी नंबर पर अपना नाम और व्हाट्सअप नंबर के साथ आपको भेज देना है। 6 आवर्स से 12 आवर्स लगेंगे वेरिफिकेशन में, 6 से 12 घंटे के अंदर आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जल्दी करें, 256 लोग पुरने ही वाले हैं। 256 के बाद जो लोग आएंगे उसके लिए 300 रुपीज़ फीस रखा गया है। तो 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े इसके लिए। और सपोर्ट आपको क्या मिलेगा, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती है, हर एक अपडेट और जो गाइडेंस है, किस तरह से हमको एग्जामिनेशन में बैठना है, क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में आएंगी, उसकी पूरी सिलेबस, उसकी पूरी पढ़ाई, उसकी पूरी पीडीएफ और अनेकों तरह के, हज़ारों तरह के गाइडेंस जो है, जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको चुनना चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी 200 रुपीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप फीस के साथ। सारी क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे तब भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पीडीएफ वगैरह है और जो गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस है, वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में पेमेंट के साथ 200 रुपीज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा शेड्यूल है, शाम को 6 बजे जो है हिंदी की क्लास होती है, और इसी हिंदी क्लास में हम लोग बीच बीच में सप्ते में 3 दिन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की क्लास करेंगे, और जीके जीएस की क्लास जो है शाम को 7 बजे चलती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।